गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए आपके सब्जेक्ट फ़िज़िक्स क्लास 10th यूपी बोर्ड का ये है वीडियो लेसन नंबर 4। आपके फ़िज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि किसी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं वो कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो मैंने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करे थे, वही यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अवतल दर्पण क्या होता है एक बार रिमाइंड कर लीजिए। मैंने आपको बताया था, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी भीतरी सतह यानी कि जो अंदर वाली सरफेस है वो परावर्तक सतह है, उसे मैं अवतल दर्पण बोलता हूँ। ठीक है। और इस अवतल दर्पण में इमेजेस कैसे बनेंगी, यानी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, उनको आपको पढ़ना है। और इसके लास्ट टॉपिक में हमने जब डिस्कस किया था तो मैंने बताया था किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण करना, कि हम किन्हीं दो किरणों को दर्पण पर परावर्तित करके उन दोनों के मीटिंग पॉइंट को, यानी कि वो दो किरणें परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु से हम प्रतिबिंब की आकृति, आकार और स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। और इनमें 3 बेसिक पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने पहले भी बताए थे और फिर से बता रहा हूँ, कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गुजरेगी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अगर कोई किरण बिंदु C से, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर लौट जाती है। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है तो वह दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इन्हीं तीनों बातों को हम अप्लाई करेंगे इस वीडियो लेसन में। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, जहाँ पे हम अलग अलग कंडीशन में हमारी जो वस्तु है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उसको अलग अलग लोकेशन पे रखेंगे और स्टडी करेंगे कि किस जगह पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत मतलब इनफाइनाइट, ऐसी पोजीशन जिसको हम एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते, एकदम ठीक तरह से हम मेज़र नहीं कर सकते कि वो कितनी दूर पर रखी है, तो उसको कंसीडर कर लिया जाता है कि ये अनंत पर है। तो अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F पर आकर मिलती हैं और वस्तु बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनाती है। अब इस डायग्राम को समझ लीजिए, आपको इमेज की लोकेशन बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। इस डायग्राम में देखिए, मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची हुई है AB, और इस AB से दो किरणें चल रही हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हैं। और आपको पहली कंडीशन याद है कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वो परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस F से होकर गुजरेगी। तो देखिए, ऊपर वाली लाइन है, ये बिंदु D से परावर्तित होकर मुख्य फोकस F पर होकर गुजर रही है। सेम एज जो नीचे वाली लाइन है, वो भी मुख्य फोकस F से ही होकर गुजर रही है। यानी कि ये दोनों किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चली थी, लेकिन परावर्तन के पश्चात बिंदु F पर आकर मिलती हैं और बिंदु F पर दर्पण का छोटा सा बिंदु रूपी प्रतिबिंब बनाती हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, एकदम बिंदु के आकार का। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, यानी कि इस बार हमने वस्तु को अनंत पे नहीं रखा है, थोड़ा सा आगे कर दिया है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र यानी कि C। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है, ये बात सभी को पता है। तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली किरण पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब यहाँ पर दो किरणें चली हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर चली है और एक वक्रता केंद्र C से होकर गई है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर चली थी किरण, वो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाएगी, और आपको पता है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है किरण, वो अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। तो वही कह रहा है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काटती हैं और मुख्य अक्ष से बिंदु A डैश की ओर खींची गई रेखा वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश कहलाती है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक, उल्टा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अब मैं डायग्राम से समझाऊंगा पहले आपको, उसके बाद बताऊंगा कि प्रतिबिंब छोटा हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो वास्तविक है या काल्पनिक है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और उसका साइज़ छोटा बड़ा कैसे होना है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। मैंने आपको फर्स्ट लाइन बोली थी, ये देखिए हमारी एक वस्तु रखी है AB, ठीक है, और इस बार वस्तु जो रखी है वो अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखी है, ठीक है। तो इस AB से दो प्रकाश किरणें चलेंगी। एक ऊपर वाली किरण है जो मुख्य अक्ष यानी कि जो PC वाली जो ये रेड लाइन है, इस मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, जो दर्पण पर बिंदु M पर परावर्तित होकर वापस लौट जाएगी और बिंदु F यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। क्योंकि हमने परावर्तन के नियम में पहले भी पढ़ा है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गुजरेगी। और इसी पॉइंट से हमने दूसरी किरण डाली है जो कि वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, और ये दर्पण पर आकर बिंदु N पर टकरा रही है, और ये बिंदु N पर टकराकर पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। देखिए इस लाइन में दो एरो हैं, एक आने का और जाने का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी किरण वक्रता केंद्र C से होकर दर्पण पर टकराती है वो दर्पण के लंबवत पड़ती है, और लंबवत किरण पुनः अपनी दिशा में वापस लौट जाती है। अब देखिए जो पहली परावर्तित किरण थी और जो दूसरी परावर्तित किरण है, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं बीचों बीच बिंदु A डैश पर। ये देखिए ये बिंदु है A डैश, और इस बिंदु A डैश से मुख्य अक्ष को मिलाते हुए अगर हम एक सीधी रेखा खींचे, यानी कि जो बिंदु A डैश है इससे जो मुख्य अक्ष यानी कि रेड वाली जो लाइन है बीच वाली, इसको अगर हम मिला दें तो ये इतना बड़ा जो साइज़ है ये हमारा A डैश B डैश, ये हमारा बन गई इमेज यानी कि हमारा प्रतिबिंब। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की आकृति की। तो देखिए जब हमने वस्तु ली थी AB, तो देखिए वस्तु का साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो ये प्रतिबिंब बना ये उससे काफ़ी छोटा है। तो पहली कंडीशन की इस प्रकार बना प्रतिबिंब छोटा होता है। अब वास्तविक और आभासी आप कैसे कंसीडर करेंगे? देखिए आप जब लेंस या मिरर यानी कि दर्पण पढ़ेंगे तो जितने भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेंगे या दर्पण के बाएं हिस्से में बनेंगे, देखिए ये दर्पण की परावर्तक सतह है, और परावर्तक सतह के पहले यानी कि बाएं हिस्से में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे वास्तविक बनेंगे, और जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चले जाएंगे यानी कि ये जो डैश डैश वाली जो लाइंस हैं जो पॉलिश्ड लाइन है इनकी तरफ चले जाएंगे तो ये प्रतिबिंब आभासी हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए जो इमेज हमारी बनी है प्रतिबिंब A डैश B डैश, ये दर्पण के बाईं ओर है ना, तो इसलिए हमारा प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। तो पहली कंडीशन की हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमारी वस्तु से छोटा बना है, वास्तविक बना है, और आगे क्या कह रहा है, उल्टा। उल्टा यानी कि इन्वर्टेड हो गया है, पहले सीधा था अब उल्टा हो गया। क्यों? देखिए जब ये AB की पोजीशन में था तो AB वाली जो लाइन है ये हमारी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही थी, लेकिन जो इमेज वाली यानी जो प्रतिबिंब वाली लाइन है वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है। यानी कि जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो वो प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब कहलाएगा, और जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो वो प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये जो हमारा प्रतिबिंब A डैश B डैश बना है ये मुख्य अक्ष वाली लाइन के नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसलिए ये प्रतिबिंब
उल्टा है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो देख लीजिए जो ए डैश और बी डैश की जो पोजीशन है वो एफ और सी के बीच में है। एफ यानी कि मुख्य फोकस और सी यानी कि वक्रता केंद्र। तो आई थिंक आपको ये सेकंड पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे वस्तु एग्जैक्टली वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। अब हमने कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रख दी और पहली किरण गुजारी है मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, और वो किरण तो परावर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर जानी है। और जो दूसरी किरण है उसको हम गुजारेंगे मुख्य फोकस एफ से तिरछा, और जो किरण मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी वो किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, तथा मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये दोनों किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हैं तथा वस्तु का उल्टा वास्तविक वस्तु के आकार का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनाती हैं। अब इसके डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, आपको ये भी क्लियर आउट हो जाएगा। ये इमेज है, ध्यान से देखिए। इस बार हमारी वस्तु ए बी, ऊपर देखिए ए बी से मैंने वस्तु को रिप्रेजेंट किया है, ऊपर वाला जो एरो वाली जो लाइन है ब्लैक कलर से। तो ये वस्तु रखी हुई है हमारे एग्जैक्टली वक्रता केंद्र सी, बिंदु सी पर ही रखी हुई है। अब इस वस्तु से हमने दो किरणें गुजारी हैं। आप ऊपर से ध्यान से देखिएगा, एक किरण जो ऊपर से जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण पर बिंदु डी से टकराकर पुनः लौट जा रही है और लौट कर वो मुख्य फोकस एफ से होकर जा रही है। और इसी से एक किरण और गुजारी है तिरछी, जो कि मुख्य फोकस एफ से होकर जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। जो दूसरी किरण है देखिए, दर्पण पर बिंदु एन पर मिल रही है और बिंदु एन से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहली किरण और दूसरी किरण, दोनों ही किरण बिंदु ए डैश पर मिल रही हैं और इस ए डैश से मुख्य अक्ष को जोड़ते हुए जो हम सीधी लाइन खींच देंगे वो हमारी हो जाएगी प्रतिबिंब। तो बिंदु ए से बिंदु मुख्य अक्ष को मिलाने वाली जो रेखा है ए डैश बी डैश, यही हमारा प्रतिबिंब है। अब मैंने आप लोगों को जो पॉइंट बोला उसको ध्यान से पढ़िए। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो प्रतिबिंब का जो हम आकार की बात करें तो वस्तु का उल्टा वास्तविक वस्तु के आकार का प्रतिबिंब तथा वक्रता केंद्र सी पर बनता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो वो उल्टा होगा। देख लीजिए, जो हमारा वस्तु थी ये भी वो मुख्य अक्ष के ऊपर थी, लेकिन जो प्रतिबिंब है मुख्य अक्ष के नीचे बना है, यानी कि प्रतिबिंब हमारा हो गया उल्टा। लेकिन कह रहा है वस्तु के आकार का, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। देखिए ए बी और ए डैश बी डैश दोनों लाइन इक्वल साइज़ की हैं, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि ये बिंदु सी पर ही बनेगा, यानी कि जहाँ पर वस्तु रखी थी प्रतिबिंब भी वहीं पर बनेगा, यानी कि हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बन रहा है। यानी कि इस प्रकार हमारा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, वस्तु के आकार का बन रहा है और वक्रता केंद्र सी पर बन रहा है, प्लस ये दर्पण के बाएं तरफ बन रहा है, यानी कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित हो, ठीक है। मैंने स्थिति लिख दिया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, बीच स्थित हो। तो अगर वस्तु जो है हमारी वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में है, तब हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी? तो कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है
तथा दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण वक्रता केंद्र सी की ओर वापस लौट जाती है और ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं तथा वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये कैसा है? यह प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, वस्तु से बड़ा व वक्रता केंद्र सी के पीछे बनता है। अब इससे भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने कंडीशन बोली थी ना कि अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो वस्तु है, वो वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में रखी गई हो, तो देख लीजिए हमारी जो वस्तु है ये ए बी, जिसको कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखा गया है। अब ए बी से दो प्रकाश की किरणें चल रही हैं। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराई और वो मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरी और नीचे की तरफ निकल गई। दूसरी किरण मैंने बोला, आपको एक कंडीशन बोली थी ना कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के लंबवत पड़ेगी वो वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, या वक्रता केंद्र सी से जो किरण जाएगी वो हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत पड़ती है, इस वजह से अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो जो दूसरी किरण है उसको हमने मुख्य अक्ष के लंबवत डाल दिया, तो ये दर्पण पर ऊपर वाले बिंदु से टकरा रही है और ये चूंकि दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत टकरा रही है तो इसलिए अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी और लंबवत की पड़ने वाली किरणें हमेशा वक्रता केंद्र सी से होकर ही जाती हैं। तो पहली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गई और दूसरी वाली वक्रता केंद्र सी से होकर गई और इन दोनों ने मिलकर दर्पण का प्रतिबिंब काफ़ी दूर लेकिन अनंत से पहले बनाया है ए डैश बी डैश पर। अब बिंदु ए डैश पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं और बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है ए डैश बी डैश, यही हमारा प्रतिबिंब है। ये कई बार मैं कंटिन्यूसली आपको जब बोलूँगा तो आपको ये जो पैटर्न है समझ आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के आकार, आकृति और स्थिति की। तो मैंने बताया ना कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। देखिए वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर थी यानी कि सीधी थी और प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे यानी कि रेड लाइन के नीचे, यानी कि प्रतिबिंब हमारा हो गया उल्टा। अगर हम आकार की बात करें तो देखिए ए बी की जो लेंथ है और ए डैश बी डैश की लेंथ, तो ए डैश बी डैश ए बी से काफ़ी बड़ा दिख रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब की स्थिति की बात की जाए तो ये रहा हमारा मिड पॉइंट वक्रता केंद्र सी और ये वक्रता केंद्र सी से भी बहुत पीछे जाकर बन रहा है, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है, वक्रता केंद्र सी के पीछे जाकर बन रहा है और वास्तविक है या आभासी तो हमको पता है, अगर ये दर्पण के बाएं हिस्से में बन रहा है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। सो आई होप आपने ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब हम आते हैं आज की 5th पॉइंट पे। कह रहा है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, यानी कि अब एग्जैक्टली हमारा जो इमेज की लोकेशन हमारी जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है वो मुख्य फोकस एफ है, यानी अगर हम फोकस पर ही वस्तु को रख दें तब हमारी इमेज कैसी बनेगी। तो कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है तथा दर्पण के लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग पर लौटकर बिंदु सी से होकर जाती है तथा वस्तु का वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनाती है। डायग्राम पर आएंगे और फिर से डिस्कस करेंगे। देख लीजिए इस बार हमने वस्तु ए बी को रखा है मुख्य फोकस एफ पर। अब पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो तो हमको पता ही है, वो लौट कर आएगी और मुख्य फोकस एफ से होकर ही जाएगी। तो ये पहली किरण जो मुख्य फोकस एफ से होकर नीचे की तरफ जा रही है और दूसरी किरण जो हम मुख्य अक्ष के समांतर ना डालकर दूसरी किरण को हम डालेंगे हमारे दर्पण के लंबवत। तो जो दूसरी किरण है जो दर्पण के लंबवत जा रही है वो अपने मार्ग पर वापस लौटेगी और वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। तो पहली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी और दूसरी किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। अब इस डायग्राम में देखिए तो ये दोनों किरणें नीचे जाकर एक दूसरे से मिलती हुई दिख ही नहीं रही हैं, क्योंकि ये बहुत दूर कहीं जाकर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी।
यानी कि बहुत दूर, यानी कि हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते कि कितनी दूरी पर जाकर ये मिलेंगी, अर्थात अनंत पर। तो इसलिए हमने कहा है कि इनका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। अब सीधा बनेगा कि उल्टा? तो देखिए, हमारी जो वस्तु है वो मुख्य अक्ष के ऊपर थी, लेकिन जो परावर्तित रेखाएं हैं वो हमारी मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा। लेकिन बनेगा कैसा? वास्तविक या आभासी? दर्पण के बाएं हिस्से में जा रही हैं, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। इसके बाद 6 पॉइंट है, जब वस्तु फोकस F तथा ध्रुव P के बीच में स्थित हो, और इस कंडीशन में आपको पहला प्रतिबिंब ऐसा मिलेगा जो कि वास्तविक ना होकर आभासी होगा, क्योंकि इस कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के राइट साइड में जाएगा, दाएं हिस्से में जाएगा, दर्पण के पीछे जाएगा। ठीक है, तो उस प्रतिबिंब को हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो इस स्थिति में सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जितने भी आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो एक्चुअल में वहाँ पर होते नहीं, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा, कि वो प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। इस डायग्राम में ध्यान से देख लीजिए, इस बार हमने जो वस्तु ए बी है उसको F और P के बीचों बीच रखा है। F यानी कि मुख्य फोकस और P यानी कि ध्रुव। तो जब वस्तु ए बी रखी है तो यहाँ पर पहली किरण तो गुजारी गई जो मुख्य अक्ष, जो कि हमारी दर्पण के लंबवत जाएगी, और वो लंबवत किरण परावर्तन के पश्चात जब वो लंबवत पड़ रही है तो वो जाएगी वक्रता प्लेन C से होती हुई। ठीक है, यानी कि वो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी नीचे की तरफ, यानी कि वो उसकी मिलने की कोई भी चांसेस नहीं है। और दूसरी किरण हमने नीचे की तरफ ध्रुव P की ओर डाली है, जो किरण ध्रुव P से टकराएगी वो भी लंबवत दिशा में घूमकर नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से मिल तो रही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों किरणों की आभासी किरणों को दर्पण के पीछे की ओर खींचा जाए तो जो पहली किरण है ये डॉटेड लाइन से देखिए दर्पण के पीछे जाकर एक जगह पर जाके स्ट्राइक करेगी, और दूसरी किरण भी दर्पण के पीछे अगर हम खींचें तो ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे जाकर A' पर मिल रही हैं। ठीक है, और इस A' बिंदु को मिलाते हुए मुख्य अक्ष से जोड़ देंगे तो ये A', B' प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इस पीछे वाली लाइनों को डॉटेड इसलिए बोला है क्योंकि ये वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, ये आभासी रेखाएं हैं, क्योंकि परावर्तन के पश्चात तो ये मिल नहीं रही हैं, इसलिए इनको दर्पण के पीछे ले जाकर मिलाने की कोशिश की गई और देखा कि हाँ, इनका आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अब बात की जाएगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो देख लीजिए भाई, दर्पण के हर बार अभी तक जो आपने प्रतिबिंब पढ़े वो दर्पण के बाएं हिस्से में थे, इसलिए वो वास्तविक थे, लेकिन ये प्रतिबिंब दर्पण के दाएं हिस्से में है, यानी कि ये आभासी प्रतिबिंब है। आप इनके साइज़ को देखेंगे तो A' B' का साइज़ ए बी से काफ़ी बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब आभासी है और वस्तु से बड़ा है। तो आज की क्लास में इतना ही। हैव अ गुड डे।